ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। बता दें, जहां दूसरे चरण के मतदान में बस 2 दिन बाकी हैं और इससे पहले पीएम मोदी की ओर से दिए बयान पर विवाद गहरा गया है। देश की संपत्ति मुस्लिमों में बांटने को लेकर पीएम मोदी के दिए बयान की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना की है। बयान के अगले दिन यानी सोमवार को कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास पहुंचा और मोदी के भाषण को लेकर आयोग के सामने अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं। सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। वहीं चुनाव आयोग ने राजस्थान के बांसवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी से पीएम मोदी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने को कहा है। जिला चुनाव कार्यालय के पास अखबार की कटिंग और चैनल क्लिप के साथ इन्हें जमा करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया। वहीं विपक्ष के ऐतराज पर भी पीएम मोदी बैकफुट पर नजर नहीं आए और यूपी के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक नई चुनावी बहस शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस बयान से सियासत और गर्म हो गई है। देखिए ये वीडियो। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको। पहले जब उनकी सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने देश की संपत्ति की बंटवारे की बात की है, उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद है। बीजेपी से अरशद, कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी और सपा से मेराज। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अरशद मंसूरी आपसे। आपको हमारी आवाज आ रही है अरशद? जी आवाज आ रही है मैडम। विपक्षी के कई प्रमुख दलों ने संपत्ति बांटने संबंधी पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर उन पर जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास का आरोप लगाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर अरशद मंसूरी सबसे पहले आपके चैनल केकेडी न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस विषय पर डिबेट रखी है, क्योंकि बहुत से न्यूज चैनल ऐसे हैं जो मुसलमानों या अल्पसंख्यक से जुड़े मुद्दों पर डिबेट ही नहीं करना चाहते, जबकि ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे कि अल्पसंख्यक समाज में बेदारी पैदा हो सके। जी जवाब दीजिए। अरशद जी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ फिर से कि विपक्ष के कई दलों ने संपत्ति बांटने संबंधी पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर उन पर जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास का आरोप लगाया है। गंभीर आरोप लगाया गया है विपक्ष द्वारा। मैडम, विपक्ष जो है मुद्दाविहीन हो चुका है, इसलिए विपक्ष अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो तो एक दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। वो तुष्टीकरण की राजनीति प्रधानमंत्री जी नहीं करते, बल्कि प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यकों का असली विकास करना चाहते हैं और विकास की नई इबारत का रंग भरने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें समान रूप से जो है अल्पसंख्यकों को भागीदारी मिली है। जहां प्रधानमंत्री आवास हिंदू भाइयों को मिला है, वहीं पे मुस्लिम भाइयों को भी मिला है। कोई भी सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया गया है और हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम कर रही है। जी, इस पर हम जवाब ले लेते हैं रितेश जी से। रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। जी, मैं रितेश त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में इस डिबेट में शामिल हुआ हूं। और जैसे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? ऐसा इनका भाजपा वालों का कहना है जो भाजपा के हमारे साथी डिबेट में शामिल हुए। जी, उनका कहना है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है।
अब मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास और देश का कर दिया सर्वनाश। पिछले 10 सालों में इन्होंने तो देश के साथ गद्दारी की है, जो देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया है, जो गरीब की छाती में चढ़ इन्होंने मूंग गली है, वो इसका पूरा देश ये तमाशा देख रहा है। आज पूरे देश की संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो मोदी जी के 2 भक्तों के पास है। वो है, एक पहला है मोदी अडानी और दूसरा है अंबानी। देश की 90% संपत्ति देश के 140 करोड़ के पास है, 10% संपत्ति देश के 140 करोड़ के पास है और देश की 90% संपत्ति इन 2 लोगों के पास है। मैं पूछना चाहता हूं, कोविड काल में जब सारा देश मारा फिर रहा था, उस समय भी अडानी की संपत्ति 34 गुना और अंबानी की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई? मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत देश आज हंगर कंट्रीज में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आके गिर गया है, तो किस आधार पर अडानी और अंबानी विश्व के रईस व्यक्तियों में इनकी लगातार पायदान एक एक करके चढ़ते जा रहे हैं? ये सबका साथ सबका विकास नहीं, केवल अडानी और अंबानी के विकास की सरकार है, दलालों की सरकार है, झूठों की सरकार है और इनके पास पाकिस्तान, मुसलमान और धर्म, इस 3 बातों के अलावा किसी भी मुद्दे में देश की जनता से बात नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा 52,000 रुपए कर्जदार है। केंद्र में जब इस सरकार आई थी नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, पर मेरे को बताते हुए शर्म आती है कि उस समय हमारी केंद्र सरकार की 50 लाख करोड़ का कर्जा था। आज हमारी 50 लाख करोड़ का कर्जा था, आज ये कर्जा 4 गुना बढ़ चुका है। आज ये कर्जा 2 करोड़ रोजगार देने की बात सरकार लेके आई थी और अंतिम में सरकार पकोड़े तलने की बात करने लगी। ये वो सरकार जो विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है। विपक्ष के 1500 से अधिक नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा है। देश के सबसे शक्तिशाली आदिवासी चेहरे हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में डाल रखा है और MP MLA कोर्ट के माध्यम से किसी को भी जेल में डालते हैं। पूछते हूँ, आप अपनी बेगुनाही सिद्ध करिए। ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ, ये हिटलर भी जब उससे धर्म और जब उससे विकास की बातें की जाती थी, जब उससे मुद्दों पे बात की जाती थी, तो धर्म की अफीम चटाकर अपने देश को गुमराह करता था। और आपने अंतिम में देखा कि जर्मनी का क्या हाल हुआ है। मैं भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, मनरेगा का देश में पैसा बर्बाद हो रहा है, मनरेगा को हम बंद कर देंगे। आपने कहा था देखिए, आप मुद्दों से मत भटकिए, अल्पसंख्यकों के संबंध में बात करिए ना। लाएंगे 2 करोड़ लाएंगे। असली सर्वनाश जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा नुकसान जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ा नुकसान किया है। आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब। इलाज करवाने को मजबूर है। कांग्रेस के बनाए हुए संस्थानों में, चाहे IIT हो, चाहे कोई डॉक्टर भाभा इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप उन्हीं के दम पर आपकी सरकार टिकी हुई है। अगर आपने कोई काम किया है तो देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया है, देश को गिरवी रखने का काम किया है, देश की छवि को धूमिल करने का काम किया है, देश को कर्जदार करने का काम किया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, खेती के नाम पर, रोजगारी के नाम पर, महिला हत्या के नाम पर आपने देश को मात्र बर्बाद किया। इसके अलावा आपने दूसरा कोई काम नहीं किया। और जब बात आती है विकास की, तो आपके पास मात्र राम राम और राम है। तो मैं पूछता हूं कि क्या हम लोग राम के वंशज नहीं है? आप कहते हैं हम राम को लाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग राम को ला सकते हैं, वो मोदी को कब, वो विजय माल्या को कब देश में पकड़ के लाएंगे? वो नीरव मोदी को कब देश में पकड़ के लाएंगे? वो पुलवामा के आतंकवादियों को कब देश में पकड़ के लाएंगे? आप सिर्फ झूठ बोल सकते हैं और देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई न तर्क है, सिर्फ आप कुतर्कों के दम पर इस डिबेट में शामिल हुए हैं। और मैं इस बात की भली भांति आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को घर में बैठा दिया है, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को जनता उनके घर में बैठा देगी। आपने देखा गुजरात में किस तरह खुलेआम नंगा नाच किया गया लोकतंत्र का। आपने देखा चंडीगढ़ में किस तरह खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। वहां पे बैठा हुआ जुडिशियल अफसर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के वोटों को करके फाड़ के फेंकता गया और अंतिम में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में उस चुनाव को रद्द करना पड़ा। देश के लोकतंत्र के साथ ये तमाशा कर रहे हैं। बाबा राव भीमराव के संविधान के साथ गली गली में नंगा नाच किया जा रहा है, गंदा खेल खेला जा रहा है, पर जनता ये सब देख रही है और जनता की मार से कोई बच नहीं पाता है। इस बात को आप याद रखिए। जी मंसूरी जी, आप कुछ कह रहे थे, आप उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे बीच में। जी मैडम, अल्पसंख्यकों का सर्वनाश तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर 8 करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक पे डाका डालते हुए अन्य आयोगों में 17 से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई। लेकिन मैडम, ये दुर्भाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों का एक दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की संख्या 17 से 25 करने की बजाय
घटाकर 8 कर दी और उपाध्यक्ष के 2 पदों को समाप्त कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार जो है अल्पसंख्यक हितैषी होने का दिखावा करती रही। और असली धोखा जो है अगर अल्पसंख्यक समाज को किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है। ये केवल हमदर्दी तो दिखाते हैं लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अब हमारी सरकार में हमने अल्पसंख्यक आयोग में हम अपने दर्शकों को ये पत्र भी दिखाना चाहते थे कि हमने ये पत्र लिखकर मांग की है कि उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की संख्या जो है अन्य आयोगों की भांति समानता और समरसता का व्यवहार करते हुए 25 की जानी चाहिए। हमने इस संदर्भ में कई लोगों को पत्र लिखा है और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है अल्पसंख्यकों के साथ में समानता और समरसता का व्यवहार होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग जो है अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर सुनवाई करती है और इन लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग को कमजोर किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो मैडम आपको जानकारी देना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के करोड़ों दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर 8 की गई और उपाध्यक्ष के 2 पदों को समाप्त किया गया। इससे ही साबित होता है कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार अल्पसंख्यक समाज की दुश्मन थी। जी ठीक है, इसी पर हम अगला सवाल मेराज जी से लेना चाहेंगे जो सपा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेराज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, नेटवर्क इशू के चलते मेराज जी जवाब देने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम दोबारा से रितेश जी के पास आते हैं कि क्या ये सच नहीं कि कांग्रेस सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में ही सोचती है? वो स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में कांग्रेस देश के बारे में सोचती है, कांग्रेस युवाओं के बारे में सोचती है, कांग्रेस महिलाओं के बारे में सोचती है, कांग्रेस अखंड भारत की बात करती है, कांग्रेस वसुधैव केवल कांग्रेस सोचती है, करती कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में सोचा ही तो है अभी तक। 70 वर्षों में कांग्रेस ने केवल चिंतन किया है, अल्पसंख्यक समुदाय को किया कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय को आगे बढ़ाने का काम कब करेंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी 70 वर्षों में सरकार रही, आपने अल्पसंख्यकों की चिंता क्यों नहीं की? आप केवल सोचते ही रहेंगे क्या? अल्पसंख्यकों के बारे में महाराज कुछ करने का भी काम करिए, अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। हमारा अल्पसंख्यक समाज दिन पे दिन पीछे होता चला जा रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? अल्पसंख्यक समाज की सोच क्यों नहीं ली आपने? आप केवल अल्पसंख्यक समाज के बारे में सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। करने की भी कब आप सोचेंगे? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे कि अल्पसंख्यक समुदाय को कब आगे बढ़ाने की बात आप करेंगे? रितेश जी। हाँ रितेश जी, आपके अपोनेंट ने आपसे काफी सारे सवाल किए हैं, उसका जवाब दीजिए। मैं अभी ऑफलाइन हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है और हम आपको अच्छे से सुन पा रहे हैं। आप फिर से ऑफलाइन हो, उससे पहले ऑनलाइन होकर आप जवाब दे दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये मुझे बताने का कष्ट करे कि आज की केंद्र की सरकार में कितने अल्पसंख्यक मंत्री रखे गए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे बताने का कष्ट करे कितने मुख्तार अब्बास नकवी जैसे दिग्गज नेता जो भाजपा के लिए दिन रात जिन्होंने एक किया है, शहनवाज हुसैन जैसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज किस लूप लाइन में डाल दिया गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप 2 पैसे की दलाली के चक्कर में शहनवाज हुसैन जो है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता है। इसके साथ जब बिहार में सरकार रही तब आप जो कैबिनेट मंत्री रहे बिहार सरकार में, मुख्तार अब्बास नकवी को 3 बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया। मुख्तार अब्बास नकवी को जो पहचान मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी। जितना काम देश की कांग्रेस की सरकार ने, इंडिया गठबंधन के दलों ने अपने अपने राज्यों में केंद्र में किया है, उतना काम भारतीय जनता पार्टी करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। इनने देश में एक ऐसा भेदभाव का माहौल बना डाला है कि आज हर अल्पसंख्यक आदमी डरा सहमा बैठा हुआ है। आप अल्पसंख्यक के नाम पे कांग्रेस को घेरने वाली पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम करेगी? देश की संपत्ति के बारे में बात करने वाले प्रधानमंत्री जो कांग्रेस ने कभी कहा नहीं, ऐसी बात करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सभी दलों को साथ में लेकर चलने का बात किया था। ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस के जनक लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हैं, महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जवाब आज हमको देना पड़ेगा, नाथूराम गोडसे के अनुयायियों को। आप फिर कट्टर हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, धर्मांधता की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आई, कितने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पद्मश्री मिला है? कितने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पद्म भूषण मिला है? आप बताइए ना। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज्यादा पद्मश्री अवार्ड देने का काम किया है। आपने अल्पसंख्यकों को सम्मान नहीं दिया, आपने केवल अल्पसंख्यकों की चिंता करने का काम किया है। अल्पसंख्यक समुदाय को सही मायने में आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। आपको
बताना चाहते हैं कि 2023 में जो है मोहम्मद शरीफ की चर्चा को जो है पद्मश्री अवार्ड देने की नई पहचान देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप मुरादाबाद के जो दिलशाद हुसैन को जो है पद्मश्री जो 2023 का मिला है पीतल की नक्काशी के क्षेत्र में, आप बताइए ना आपने कितने मुसलमानों को पद्मश्री अवार्ड दिया है, आप बताइए हमको। हमारी सरकार ने जो है हमारी सरकार ने अमरोहा के लाल मोहम्मद शफी को जो अर्जुन अवार्ड देकर आगे बढ़ाने का काम किया। मोहम्मद शफी को जो है उससे वर्धन कर प्रधानमंत्री जी ने पीठ तख्त भाई उनकी शाबाशी थी और कई बार जो है अपने भाषणों में मोहम्मद शफी का जिक्र किया, क्योंकि मोहम्मद शफी जो है भारत की प्रतिभावान जो है अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को किसी भी समुदाय से कोई ईर्ष्या नहीं है, अगर ईर्ष्या होती तो मोहम्मद शफी को अर्जुन अवार्ड क्यों देते। मोहम्मद शफी का जब अमरोहा में गए तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ में पुलंदे बांधने का काम किया। ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए रितेश जी। रितेश जी आपकी आवाज हमें अच्छे से सुनाई दे रही है, जवाब दीजिए, लेकिन एक एक करके जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने किसको अवार्ड दिया है? प्रधानमंत्री जी ने 2023 हम बताना चाहते हैं 2022 में फैजाबाद के जो है मोहम्मद शरीफ चर्चा को जो है पद्मश्री अवार्ड दे दिया है। 2023 में दिलशाद हुसैन मुरादाबाद के रहने वाले जिनको पीतल की नक्काशी के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड देकर अल्पसंख्यक समुदाय का सम्मान करने का काम किया है। आपकी सरकार ने बताइए ना कितने मुसलमानों को पद्मश्री दिया है। हमारे पास बहुत सारे नाम है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। आपकी सरकार ने किसी मुसलमानों के अंदर प्रतिभा नहीं है क्या? हमारी सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आपकी सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध किया था, उनको जो है राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़े उनके खिलाफ आपने प्रत्याशी उतारने का काम किया। इतनी बड़ी प्रतिभा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम मशहूर है, उनको राष्ट्रपति बनाकर अगर अल्पसंख्यक समाज को असली मायने में किसी ने सम्मान दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दिया था। पद्मश्री अवार्ड दिया आपको पता है। दो सवाल पूछा है, मैं अभी भी उस पर अड़ी हूँ। शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ है? केंद्र के शहनवाज हुसैन वो भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बिहार सरकार में औद्योगिक कितना सम्मान देने का काम किया। मुख्तार अब्बास नकवी 3 बार केंद्र में मंत्री के दोनों नेताओं को आपने कहाँ डाला है? मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, ये दोनों नेता कहाँ हैं? कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में ये दोनों नेता केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित पदों पर में आने के बाद से ये दोनों जो है पूरे देश में पहचान कराने के काम जो भारतीय जनता पार्टी किस राज्यसभा में है, किस लोकसभा में है, पहचान भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, बड़े दो बड़े चेहरे कहाँ हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, है कोई जवाब आपके पास झूठ बोलने के अलावा? मुख्तार अब्बास नकवी जो है राज्यसभा सांसद बनाया, उनको केंद्र में 3 बार मंत्री बनाया और जिनका नाम शहनवाज हुसैन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज कहाँ है? बनाया नहीं, पार्टी ने उनको नजरअंदाज करने का काम किया। अब पार्टी ये चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के और लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी नहीं, अब तमाम मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा होने वाले इसका प्रमाण देखिए आने वाले मुसलमान राज्यसभा सांसद। ठीक है रितेश जी, आपकी आवाज थोड़ा, आपका नेटवर्क कुछ इश्यू कर रहा है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। रितेश जी मेरी आवाज जी, मेरी आवाज आ रही क्लियर? जी क्लियर है, जवाब दीजिए। जब विपक्ष के लोग फंस जाते हैं तो इनको आवाज नहीं सुनाई देती है। हेलो, जब इनके पास में कोई उत्तर नहीं होता है तब इनकी आवाज गायब हो जाती है। विपक्ष के लोगों की ये समस्या है। अरे आपके स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी से बैठे, वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, उनका नेटवर्क इशू कर रहा है। रितेश जी 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 रितेश जी, आपका नेटवर्क सही हो गया तो हम आगे का सवाल लें आपसे। जी बोलिए, आवाज आ रही क्या आपको मेरी? बिल्कुल सही आवाज आ रही है। आप अगर कंफर्टेबल फील करें तो हम आपसे अगला सवाल लेना चाहेंगे रितेश जी। लेकिन उसके पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाजपा के साथी बताने का कष्ट करें कि कितने लोकसभा राज्यसभा आपने कई सवाल पूछ लिए रितेश जी, उनके कुछ सवाल थे जिनका जवाब आपसे लेना था पर आप ऑफलाइन हो जा रहे थे बार बार। एक बार अरशद जी आप सवालों को दोहराएं और उसका जवाब रितेश जी देंगे। जी
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का काम किया, सही मायने में सम्मान देने का काम किया। कई हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान लोग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जबकि कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, तो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध किया और एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। इससे साबित होता है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चाहते नहीं है, केवल इनकी कोरी चिंता करने का काम करते हैं। अगर अल्पसंख्यक समुदाय की इनको चिंता होती तो आज हमारा अल्पसंख्यक समुदाय दिन पे दिन पिछड़ता नहीं चला जाता। आप देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 37% मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे, आज 1% मुसलमान भी सरकारी नौकरियों में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है अल्पसंख्यक समुदाय को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। ये नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने पैरों पर खड़ा हो, जागरूक हो। इन्होंने शिक्षा से वंचित रखा, इन्होंने शिक्षा हम लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया। ठीक है रितेश जी, ठीक है अर्शद जी, रितेश जी को भी मौका दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। ठीक है अर्शद जी, रितेश जी आपको हमारी आवाज आ रही है? रितेश त्रिपाठी जी आपको हमारी आवाज आ रही है? मैडम, इनको पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए इनकी आवाज चली जाती है। अगर इनके पास उत्तर होता तो ये जरूर बोलते। रितेश जी वापस आ गए हैं। रितेश जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोले। जी रितेश जी, सवाल क्या है? अर्शद जी आप सवाल पूछिए, इससे पहले उनका नेटवर्क फिर से डिस्कनेक्ट हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, उससे पहले आप सवालों का जवाब ले लीजिए। अब ये बोले, अब ये जाएंगे अंतिम में, अब नेटवर्क नहीं जाएगा। बताइए, आप मुझे बोलिए। अर्शद जी अपना सवाल पूछिए। मैडम, हमने ये बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय को असली सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कई प्रतिभावान लोगों को पद्मश्री अवार्ड देकर आगे बढ़ाया। एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, उनको जो है राष्ट्रपति बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के निर्णय के खिलाफ एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ जो है उम्मीदवार उतारा। वो नहीं चाहते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारने का काम किया। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके खिलाफ उन्हें तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति चयन में भी अड़ंगा डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। मैडम, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 37% मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे, लेकिन आज की डेट यह है कि 1% मुसलमान केवल सरकारी नौकरियों में है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को नकारने का काम किया, इनको पीछे धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। ये नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शिक्षित हों, सरकारी नौकरियों में भागीदारी हो, सरकार में भागीदारी देने का काम लोगों ने नहीं किया, बल्कि दिन पे दिन अल्पसंख्यक समुदाय पीछे होता चला गया। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। जी रितेश जी, आरोप तो ये भी लगता है कि जो बहुसंख्यक है उनका पैसा लूटकर जो है वो माइनॉरिटीज में बांटना चाहती है कांग्रेस। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ना मध्य प्रदेश में, ना ही शायद एक व्यक्ति को हो सकता है, वैसे मैं श्योर भी नहीं होगा, ना ही उत्तर प्रदेश में और ना ही सेंटर में भारतीय जनता पार्टी किसी भी अल्पसंख्यक समाज के, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति को टिकट तक देना पसंद नहीं करती है। संसद और लोकसभा में भेजना तो बहुत दूर की बात है, घूम फिर के अब्दुल कलाम पे आ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अब्दुल कलाम आप नॉन स्टॉप बोल रहे, एक मिनट सुनिए तो, एक मिनट सुनिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? अर्शद जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए। अर्शद जी एक मिनट। और रितेश जी आप सवालों के जवाब दीजिए। ये जो जिस तरीके से आपने हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी को जिस तरीके से आपने उनके बारे में बोला है, ये डिसरिस्पेक्ट मत करिए। मिसाइल मैन रहे हैं वो और उनकी एक रिस्पेक्ट है,
तो थोड़ा सा आप देखिए, आप किनके नामों की चर्चा कर रहे हो, थोड़ा सा देखिए आप किनके बारे में बोल रहे हैं। आप अपनी जो सियासी गर्मी वो बरकरार रखिए, आप अपने आरोप प्रत्यारोप लगाइए, सवाल जवाब करिए, लेकिन ऐसे महान छवि वाले व्यक्ति को लेकर के जिस तरीके से आपने ये डिसरिस्पेक्ट वाली बात कही है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कोई आम आदमी नहीं थे वो, ना वो हैं, उनकी एक छवि है जी। ठीक है, ये सबके लिए है, रितेश जी खासकर आपके लिए। ठीक है रितेश जी, आप जवाब दे रहे थे, आप जारी रखिए। ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, ऐसी कौन सी बात की? नहीं, जिस तरीके से आप नाम ले रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, आम आदमी नहीं है वो। फिलहाल आप अरशद जी के सवालों का जवाब दीजिए, और बीच में अगर रितेश जी बीच में अगर एंकर कुछ बोलती है तो थोड़ा उसको सुनने के लिए भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, हैव सम पेशेंस रितेश जी। बाकी आप सवालों के जवाब कंटिन्यू करिए। क्या बोल रहे हैं अरशद जी, बोले, मैं सुन रहा हूँ। अरशद जी से कितनी बार अपने सवाल रिपीट कर दिया, आपका तो पता नहीं टेक्निकल इशू कितने होते हैं आपको। अरशद जी एक बार फिर से सवाल रिपीट करिए रितेश जी को। इनके पास मैडम उत्तर नहीं है कोई, इसीलिए बार-बार सवाल पूछते हैं। इनके पास कोई जवाब देने का उत्तर नहीं है, ना इनके पास कोई विशेष सामग्री है, इसीलिए बार-बार सवाल पूछने का काम करते हैं। हंगामा करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी का है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि इन्होंने वक्फ बोर्ड में मिलने वाला वजीफा बंद कर दिया, इन्होंने जो हमारे हज यात्री जाते थे उनको जो सब्सिडी मिलती थी उसको बंद कर दिया, इन्होंने जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को जो भत्ता मिलता था उसको बंद कर दिया, देश के आदिवासी समाज के वरिष्ठतम नेता को हेमंत सोरेन को इन्होंने जेल में डाल दिया, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाल दिया। की बात करिए ना, ये मुद्दा जो है अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हेमंत सोरेन का मुद्दा नहीं है। आज की जो डिबेट है वो हेमंत सोरेन पे नहीं रखी। बड़े बड़े बिजनेसमैनों का धंधा बंद करवा दिया, और दलालों की सरकार किस बात पर आराम से जवाब मांग सकती है, इस बात का बताने का मुझे कष्ट करे। माननीय अब्दुल कलाम जी के सिद्धांतों की बात करते हैं कि पूरे देश में किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में, किसी भी वजीफे में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में अगर माननीय अब्दुल कलाम जी की एक भी फोटो आप मुझे दिखा दे तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। मुझे एक भी फोटो दिखाइए। ये वो लोग हैं जो गोडसे के अनुयायी है, ये वो लोग हैं जो माननीय अब्दुल कलाम जी को भूलने और बिसारने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो देश को हिंदू मुस्लिम सरकारी कार्यालयों में महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है, गोडसे की फोटो नहीं लगी। आप गलत बात कर रहे हैं। आप जो है सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी जी की फोटो लगी है, गोडसे की फोटो कहीं नहीं लगी। आप जो है विषय हटकर बात मत करिए। आपसे निवेदन ये है कि आप विषय के संगत बात करें। पार्टी की भोपाल की सांसद थी, उन्होंने खुलेआम गोडसे की पूजा और गांधी को गोली मारी थी। एक साल पुराना फुटेज उठा के देख लीजिए। आपकी पार्टी की सांसद ने यह कृत्य किया था, आज भले उनका टिकट काट दिया गया है। क्या बात करते हैं आप बोलिए। मैं चैनल बाकी गोडसे मुर्दाबाद आप बोल के दिखाइए। गोडसे मुर्दाबाद। किसी व्यक्ति की अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो गांधी जी की विचारधारा पर है। वो गांधी जी को अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। हम लोग गांधी जी की पूजा करते हैं, हम लोग गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसा नहीं है। देश को गांधी की पद्धति बिल्कुल ना सिखाए तो ही अच्छा है देश के लिए। हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं भाई साहब, हम लोग गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं। आप गोडसे पे चर्चा करके हमको लगता है कि आपके अंदर जो है गोडसे के प्रति प्रेम भाव है, इसीलिए आप बार-बार गोडसे का नाम ले रहे हैं। आप गोडसे को फूल चढ़ाने जाते हैं, आप देश में हिंदू मुस्लिम का राग फैलाते हैं, आप गरीब अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का वजीफा बंद करते हैं, आप हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों को धर्म के आधार पर आप उनकी सब्सिडी खत्म करते हैं। आज देश का मुसलमान युवा बेरोजगार हो रहा है, आज देश का अल्पसंख्यक समाज हिंदू मुस्लिम के झगड़ों के कारण उसका पूरा विकास रुक गया है। आज कश्मीर का हर व्यक्ति जरा सहमा बैठा हुआ है। आज देश के ऊपर आपने अघोषित आपातकाल लगा दिया है। ये बात मैं नहीं कहता बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान से छपने वाले अखबार कहते हैं कि देश के अंदर धर्मांधता का ऐसा माहौल बन गया है कि यहाँ का भाईचारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप मुझे बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में कितने मंत्री आपने अल्पसंख्यक समाज से बताएं। आप मुझे बताइए कि केंद्र में कितने अल्पसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया। जिस व्यक्ति की कोई राजनीतिक जान पहचान नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को जो है एक हीरा बनाने का काम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज की असली चिंता करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पसमानदा मुस्लिम समाज के एक साथी है दानिश अजहर अंसारी, जिनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया और इज्जत शोहरत से नवाजा है। आज जो है हम सभी लोग जो है इस उम्मीद के साथ में काम कर रहे हैं कि एक दिन दानिश अजहर अंसारी इस जगह पे हो सकता है डॉक्टर हसन मंसूरी भी बैठे। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, इसमें किसी भी कार्यकर्ता को उच्च पद पर बैठाला जा सकता है। इस पार्टी में किसी परिवार की, किसी विशेष परिवार की मिलती है। इस तरह कोई भी डिबेट नहीं होती जिस तरह बक कर रहे हैं। उनसे बोलिए पहले मेरे तथ्यों को सुन ले और उसका जवाब दे। बाकी आप पूछ रहे हैं कि बारे में किस व्यक्ति को जो है वो मंत्री बनाया गया, किस समुदाय के व्यक्ति को मंत्री बनाया गया। तो आपके सवालों का जवाब तो दे रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे रितेश जी। आपके सवालों का जवाब ही तो दे रहे हैं लेकिन आप दोनों, मैंने दोनों को टोका बीच में, कि एक एक करके सवाल जवाब करें, लेकिन ना आप चुप हो रहे ना वो चुप हो रहे हैं। एक एक करके सवाल जवाब करिए, एक एक करके सवाल जवाब करिए। मैंने तो ये चीज पहले इत्तला कर दी थी लेकिन फिर भी आप लोग सुन नहीं रहे। डिबेट बोल नहीं सकती है, कुछ सुनना ही नहीं चाहते, बोले पड़े। आप बोलिए, शांत होकर मेरी बात सुने। क्या मुझे सुन पा रहे हैं अरशद जी? सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम सुन रहा हूँ। आपने बोला कि सुनिए इसलिए हम सुन रहे हैं शांतिपूर्वक। बिल्कुल, अब शांति से 2 मिनट सुन लीजिए उनकी बात। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, आप दोनों ही भारत के पुरातन जो नगर है, पुरानी बसाहट के नगर है, चाहे इलाहाबाद रहा हो चाहे अन्य नगर रहे हो, उनका नाम लगातार क्यों बदल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि देश की संस्थाओं को आप क्यों बर्बाद करने में तुले हुए हैं? जो हमारे देश की पहचान रहे हैं तो उनको आप लगातार उनका नाम बदल के कौन सी योग्यता, कौन सा झंडा फहराने वाले? ठीक है रितेश जी, आपका सवाल हो गया, जवाब देंगे अरशद जी। देखिए, इलाहाबाद का नाम पहले भी प्रयाग नगरी के नाम से मशहूर रहा है, क्योंकि क्षेत्र की जनता की मांग थी कि इसका जो पुराना स्वरूप जो है लौटाला जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयाग नगर किया है। प्रयाग नगरी चूंकि पहले से उसकी पहचान थी। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जिस चीज से मशहूर है उसकी जो है पुरानी पहचान उसको वापस लौटा ली जाए। इस वजह से मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया है। नाम बदलने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि क्षेत्र की जनता की मांग थी, क्षेत्र के लोग चाहते थे कि प्रयाग नगरी इसका नाम किया जाए, इसलिए जो ऐसा किया गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम बदलने से बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर एक नाम के साथ व्यक्ति की भावना जुड़ी होती है। हर एक नाम कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को और हमारे समाज को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबिंब होता है उसका। तो ये आप बिल्कुल मत कहिए कि नाम से कुछ नहीं होता, नाम से बहुत सारी बातें होती हैं। परंतु लोग नहीं चाहते थे, आपके योगी जी चाहते थे और आपके मोदी जी चाहते थे, क्योंकि उन्हें नफरत है अल्लाह के नाम से, क्योंकि उन्हें नफरत है अल्पसंख्यक समाज से, उन्हें नफरत है देश के दूसरे धर्मों से, उन्हें नफरत है देश में हिंदू मुस्लिम एकता से, उन्हें नफरत है भाईचारे से, उन्हें मात्र कट्टरवाद पसंद है, कट्टरता पसंद है, और उनका मूल मंत्र जपने वाले चाटुकार लोग पसंद है। इस लोग ने किसी ने डिमांड, आप मुझे एक लेटर बताइए, एक आवेदन दिखाइए, एक PIL दिखाए जिसमें धर्म नाम बदलने की बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता थी कि कश्मीर में अघोषित इमरजेंसी लगाई गई, धारा 370 लगाकर प्रत्येक कश्मीरी के गले में चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी और उनके मुरीदों ने वहां पर अघोषित आपातकाल लगाया, वहां का इंटरनेट सेवा बंद कर दी, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया। क्या इस तरह से धारा 370 जो है भाजपा के मैनिफेस्टो में था, धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर का जो है बहुत ही विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी जो है कहते हैं कि देश को अब बड़े सपने देखने होंगे, वो देश को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर बहुत ही सही निर्णय लिया है, क्योंकि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर का विकास होगा और वहां पे जो आतंकवाद की घटना है वो भी, उनमें भी कमी आएगी। धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर का असली विकास होगा और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। इसीलिए हम लोग जम्मू कश्मीर में भी एक समानता और समरसता का व्यवहार लाना चाहते हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि एक देश में एक निशान रहेगा, एक देश में अब 2 प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश में एक निशान चलेगा। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इससे जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा और आपका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि धारा 370 हटना
बहुत ही जरूरी था। और भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में भी धारा 370 हटाने की जिक्र है। इसीलिए चूंकि हम लोग जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश को बड़े सपने देखने होंगे और देश को जो है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन चलाया, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक जन आंदोलन चला रहे हैं जिससे कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सके। ठीक है, अब सुनेंगी, अब बोलूं मैं। आपको किसने रोका है? आपकी डिबेट मुझसे नहीं हो रही है, आपकी डिबेट मुझसे नहीं हो रही है, सबको बराबर मौका दिया जा रहा है। इनका चेहरा मेरे को दिख नहीं रहा तो मैं तो आपसी से बात करूंगा। नहीं तो आप सुन तो सकते हैं ना उन्हें, आप सुन तो सकते हैं उन्हें। 2047 पे हम देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी, ऐसा इन्होंने कहा। मैं सही बोल रहा हूं? 10 सालों में हमारे देश में ये जब कह के आए थे तो उन्होंने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे। इनको याद होगा, तब भी मोदी जी गारंटी दिया करते थे कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश को आने वाली है। आज देश के 80 करोड़ भूखे लोगों को सरकार को खाना देना पड़ रहा है। भूख से देश के 80 करोड़ लोग मारे मारे फिर रहे हैं। देश में हर साल नए गलत मत बोलिए, अधिक लोग प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में ये मोदी की गारंटी थी कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन दिया जाएगा। इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? भाई लोगों को अगर फ्री में सरकार कुछ फ्री में देना चाहती है, जनता को लाभ पहुंचाना चाहती है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? भाई हमारे प्रधानमंत्री जी जनता को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका ये मोदी की गारंटी है कि अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क जो है खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राशन मिलेगा। तो इससे जनता का फायदा हो रहा है ना, नुकसान कहां से हो रहा है ये बताइए आप। हाँ, भूखे पेटों में खाना देकर आप जनता का फायदा करवा रहे हैं, क्योंकि आप देश का बहुत बड़ी ग्रोथ कर रहे हैं। जिस देश में लोगों को खाने को नहीं पूछ रहा है उस देश में आप जीडीपी की बात कर रहे हैं। आज हंगर कंट्रीज में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे हैं या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। आज पर कैपिटा इनकम में हमारा स्थान नेपाल और बांग्लादेश से नीचे है कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। आज भारतीय मुद्रा चीन के अमेरिका के सामने धरातल पे जाके रुका है कि नहीं, पूछो, मैं आपसे पूछता हूं। आप उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें जिस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जैसे जैसे रुपये का स्तर गिरता है वैसे प्रधानमंत्री पद का सम्मान गिरता है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मुरीदों से पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मान किस रसातल पर जाके घुस गया है? आप वो लोग हैं जो आप कुछ और बोले थे और कुछ बोल के कुछ और आए थे, और आज देश की जनता को आपके कारण मात्र महंगाई आपको जानकारी देना चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था दिन पे दिन बढ़ रही है। 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो भारत जो है विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। लेकिन 2014 के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आया तो भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और ये मोदी जी की गारंटी है। अगर मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आते हैं, ये मोदी की गारंटी है, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और वो दिन दूर नहीं, भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व नेतृत्व करने का काम जो है भारत देश करेगा। ये हमारे लिए गौरवान्वित का क्षण होगा। G20 का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, गौरवशाली पल है, जिनपे आपको जो है एक गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आपको हर्ष की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी है, कभी मुस्कुराते नहीं है, कभी उनको गर्व की अनुभूति नहीं होती है कि भारत देश जो है नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए झंडे गाड़ने का काम कर रहा है। वो दिन दूर नहीं तो भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, का काम करेगा। और मुझे खुशी होगी तो भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि भारत की जो दुर्दशा भारत देख रहा है उसमें आपको हंसी आ रही है, इसलिए आप चाहते हैं कि मुस्कुराइए। जी, मोदी जी लोगों के चेहरे में मुस्कान लाना चाहते हैं, लोगों के चेहरे में खुशी लाना चाहते हैं। इसीलिए वो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने का काम करते हैं। वो आपको भी अपना परिवार मानते हैं। आप भले ही मोदी जी को गालियां दीजिए, लेकिन हम लोग जो है जनता के चेहरे में मुस्कान लाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का फर्ज है। तो कोरोना काल में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा करने का काम किया, लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, लोगों की मदद करने का काम किया।
संकट में साथी होता है, बड़ी अच्छा साथी होता है। हम लोग जनता के असली साथी है, जनता के सुख दुख में भागीदार होते हैं, जनता के सुख दुख में भागीदार होते हैं। आप लोगों को जनता सुख दुख से मतलब नहीं। आप लोग कभी चुनाव में सामने आते हैं, चुनाव में सब होता है, चुनावी मीटिंगों की तरफ आप करने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम करने का काम करते हैं। ठीक है अर्शद जी और रितेश जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। काफी सवाल जवाब है, फिर कभी फुर्सत से इन सवाल जवाबों को हम सुनेंगे और जानेंगे। वहीं बता दें कि हिंदू मुसलमान को लेकर सियासत की जा रही है, ऐसा विपक्ष बार बार सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं पीएम ने कहा कि बहुसंख्यकों का पैसा लूटकर अल्पसंख्यकों में बांटना चाहती है कांग्रेस, जिससे सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है, वहीं विपक्ष पर यह आरोप है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ ही रहती है और उसका विकास करती है। वहीं विपक्ष का भी ये आरोप है कि 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान के पिछड़ने पर बीजेपी ने ये रास्ता अपनाया है, जहां पर पीएम का जो ये बयान है उसके बाद से कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की और कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान या किसी भी जाति को लेकर कोई बात मेंशन नहीं होने की बात की है, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात का जिक्र करना और उस पर ही वोट मांगने को लेकर के विपक्ष ने आरोप लगाया है, जिस पर वोट मांगा जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो एक तरफ कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार जारी है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा वो सच बोला है और देशवासियों से जुड़ी हकीकत भी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का सच कह दिया, जो अब विपक्ष को सहन नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण कांग्रेस की संस्कृति रही है। चुनावी जानकारों का भी कहना है कि पहले चरण में जहां किसी मुद्दे को कोई भी शोर नहीं सुनाई पड़ी, वहीं दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर खेलने को मजबूर किया है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर भी आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के कई नेता भले ही इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी पहले चरण में पिछड़ रही है, इसलिए ये मुद्दा लाया गया, इस दावे को भी कुछ चुनावी जानकारी खारिज कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि अभी चुनाव की शुरुआत है और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष हिंदुत्व के पिच पर आने को मजबूर हो जाए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन एक बात यह तय हो गई है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से ये मुद्दा बना रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।